नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो कक्षा 12 के समाजशास्त्र को हम हमारी पहली जो पुस्तक है उसका अध्ययन के द्वारा शुरू कर चुके हैं। तो हमारी पहली पुस्तक जिसका नाम है भारतीय समाज, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और इस पहली पुस्तक के दूसरे अध्याय यानी कि भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना को हम पढ़ रहे हैं और इस अध्याय के अब तक हम 7 भाग पूर्ण कर चुके हैं और आज हम इस अध्याय के 8वें भाग को शुरू कर रहे हैं। इस 8वें भाग का नाम है भारत की जनसंख्या नीति। तो बच्चों, पिछले भाग में हमने भारत की जो साक्षरता दर है उसकी चर्चा की और साथ ही साथ उसी भाग में हमने हमारे देश में जो ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं हैं उन सब के बारे में भी चर्चा की थी और उसके पूर्व भी हम हमारे देश में जो स्त्री पुरुष अनुपात है उसकी चर्चा कर चुके हैं। भारत देश की आयु संरचना को हम अच्छे से समझ चुके हैं। हमारे देश की जो जनसंख्या समृद्धि दर है उसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या नीति की। सबसे पहले कुछ जो मूल बातें हैं वो हम जान लेते हैं। तो भारत पिछले 50 साल से भी अधिक समय से एक आधिकारिक जनसंख्या नीति का पालन कर रहा है। यह सत्य है कि हमारे देश में पिछले 50 साल से भी अधिक समय से एक आधिकारिक यानी एक ऑफिशियल जनसंख्या नीति का पालन किया जा रहा है। वास्तव में भारत संभवतः पहला देश था जिसने 1952 में जनसंख्या नीति की स्पष्ट घोषणा की। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चों कि हमारा देश संपूर्ण विश्व में एक ऐसा देश था, संभवतः यह पहला देश था जिसने 1952 में जनसंख्या नीति की स्पष्ट रूप से घोषणा की थी। उसके अलावा भारत की जनसंख्या नीति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में ठोस रूप धारण किया। तो वास्तव में हमारी जनसंख्या नीति को क्रियान्वित करने के दौरान राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया और ये राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम एक ठोस रूप में अपने कार्य को कर पाया था। यह कार्यक्रम मोटे तौर पर जनसंख्या समृद्धि दर और स्वरूप को वांछनीय दिशा में ले जाने का प्रयत्न करता है। तो ये जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसका प्रयास है कि हमारे देश की जो जनसंख्या समृद्धि दर है और उसका स्वरूप है वो एक वांछनीय दिशा में ले जाई जा सके, यानी जिस प्रकार हम चाहते हैं उस दिशा में इन्हें ले जाया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक दिनों में इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या थे उन्हें हम जान लेते हैं। तो पहला जो उद्देश्य था वो था जन्म दर नियंत्रित कर जनसंख्या समृद्धि दर को धीमा करना। यह सत्य है कि हमारे देश में जन्म दर काफ़ी अधिक थी, तो एक उद्देश्य इस कार्यक्रम का था जन्म दर को कम करके या इसको नियंत्रित करके जनसंख्या समृद्धि दर को कम कर पाना। इसके अलावा जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना। यह भी सत्य है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में एक बेहतर स्थिति प्रदर्शित करना भी था। तीसरा उद्देश्य था जनसंख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में आम लोगों को जागरूक करना। तो वास्तव में जो आम जनता है देश की उन्हें जागरूक बनाना, खासकर जन स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संबंधी जितने भी मुद्दे हैं उन सब के बारे में। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसके उद्देश्यों को हम यहाँ इस रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। इन तीनों उद्देश्यों को आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो पहला उद्देश्य था जनसंख्या समृद्धि को कम करना और ये जनसंख्या समृद्धि कब कम हो सकती थी? जब हमारे देश की जन्म दर में कोई कमी आ पाती। तो वास्तव में जन्म दर को कम कर उसे नीचे ला करके जनसंख्या समृद्धि दर को कम करना इस कार्यक्रम का पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना। तो हमारे जो
देश, हमारा जो देश है, हमारे देश के संपूर्ण जन स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना, यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, स्वास्थ्य संबंधी जो भी आधारभूत ढांचा है उसकी बढ़ोतरी करना भी इसका एक उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य था लोगों में जागरूकता पैदा करना, लोगों में जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी मुद्दे हैं उनके बारे में उन्हें जागरूक करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। बच्चों, अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हमारी जनसंख्या नीति आगे बढ़ी, क्या परिवर्तन हुए। तो उस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना थी आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय यानी कि 1975-76 के वर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा, यानी इसको एक बहुत ही हम कहें परिवर्तित स्थिति का सामना करना पड़ा। तो आपातकाल में वास्तव में होता क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति जो थी उस स्थिति में क्या ऐसा बड़ा अंतर आया था। तो इस राष्ट्रीय आपातकाल में संसदीय व वैध प्रक्रियाएं निलंबित रही, तो संसद नहीं चली और इस कारण जो वैध कानून थे वो नहीं बन पाए और विशेष कानून व अध्यादेश सीधे ही सरकार द्वारा लागू कर दिए गए। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि आपातकाल की स्थिति में क्योंकि संसदीय व वैध प्रक्रियाएं निलंबित रहती हैं, इस कारण से आपातकाल के दौरान 1975-76 में सरकार द्वारा सीधे ही कुछ विशेष कानून और अध्यादेश जो थे उन्हें लागू कर दिया गया। अध्यादेश क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है बच्चों कि संसद में बिना पारित किए गए ही जो कानून बना दिए जाते हैं उन्हें अध्यादेश कहा जाता है। वास्तव में इन अध्यादेशों का जो उद्देश्य है वो किसी बहुत ही आवश्यक परिस्थिति में ऐसे कानूनों को लाना है जो कि लागू किए जा सके जब संसद ना चल रही हो। लेकिन आपातकाल के दौरान सरकार ने अपने तरीके से, अपनी मर्जी से कुछ ऐसे विशेष कानून और अध्यादेश लाए और उन्हें जनता पर लागू कर दिया था। इस दौरान यानी आपातकाल में सरकार ने बड़े पैमाने पर जोर जबरदस्ती से वंध्यकरण यानी स्टरलाइजेशन के माध्यम से जनसंख्या समृद्धि दर को नीचे लाने का प्रयास किया। तो सरकार ने जो अध्यादेश बनाए, जिन अध्यादेशों को लागू किया, उनके अंतर्गत उन्होंने लोगों को वंध्यकरण के अंतर्गत जनसंख्या समृद्धि दर को नीचे लाने की कोशिश की, यानी वंध्यकरण द्वारा लोगों का वंध्यकरण किया और उस वंध्यकरण द्वारा वो यह चाह रहे थे कि हमारे देश की जनसंख्या समृद्धि दर जो है वो कम हो जाए। वंध्यकरण होता क्या है या स्टरलाइजेशन किसे कहते हैं ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो वंध्यकरण ऐसी चिकित्सकीय पद्धतियाँ जिनके द्वारा गर्भाधान व शिशु जन्म को रोका जा सकता है। बच्चों, आप याद रखेंगे कि स्टरलाइजेशन या वंध्यकरण क्या है। तो कुछ चिकित्सकीय पद्धतियाँ होती हैं जिनके द्वारा गर्भाधान और शिशु जन्म की प्रक्रिया को ही रोक दिया जाता है। तो वंध्यकरण को पुरुष नसबंदी व महिला नसबंदी या नलिकाबंदी दोनों तरीकों से काम लिया जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वंध्यकरण के दो रूप हो सकते हैं, एक है नसबंदी और एक कहलाता है नलिकाबंदी। नसबंदी या वैसेक्टोमी और नलिकाबंदी या ट्यूबैक्टोमी। तो इन दोनों का क्या अर्थ है, तो बच्चों जो नसबंदी है, वैसेक्टोमी है, उसमें जो पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका होती है, पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो जो शुक्राणुओं की वाहक नलिका, जिसको शुक्रवाहक नलिका कहते हैं, उसे अवरुद्ध कर दिया जाता है, उसमें चिकित्सकीय पद्धति द्वारा एक अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है। और इसी प्रकार नलिकाबंदी यानी ट्यूबैक्टोमी में क्या किया जाता है कि महिला की जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। आप जानते हैं कि महिलाओं का जो प्रजनन तंत्र है, वहाँ जब आप देखते हैं कि जो दो अंडकोश हैं, ओवरी हैं, उनके साथ दो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, उन फैलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये दो तरीके हैं किसके,
वंध्यकरण के या स्टरलाइजेशन के। जब इनमें से कोई भी कर दिया जाता है, यानी या तो पुरुष की नसबंदी या महिला की नलिका बंदी, तो गर्भाधान और शिशु जन्म की जो प्रक्रिया है वह संभव नहीं हो पाती है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपातकाल के दौरान लोगों पर बिना उनकी मर्जी से यह वंध्यकरण का इस्तेमाल किया गया था। इस कार्यक्रम का व्यापक विरोध हुआ और आपातकाल के बाद निर्वाचित सरकार ने इसे छोड़ दिया। तो आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो वंध्यकरण की शुरुआत की गई, इसका व्यापक विरोध जनता में हुआ और फिर आपातकाल के बाद जो सरकार चुनी गई, जिस सरकार को निर्वाचित किया गया, उसने इस कार्यक्रम को छोड़ दिया और फिर राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को आपातकाल के बाद नाम बदल के, इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। यानी पहले से राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम दिया गया था, जो कि आपातकाल के बाद बदल दिया गया और इसे कहा गया राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। वंध्यकरण के जो दबाव मूलक तरीके थे वो छोड़ दिए गए। तो जिस प्रकार से एक जोर ज़बरदस्ती से दबाव मूलक तरीके से आपातकाल के दौरान वंध्यकरण किया जा रहा था, उसे छोड़ दिया गया और व्यापक सामाजिक जनसांख्यिक उद्देश्य शामिल किए गए और उसकी जगह पर ऐसे उद्देश्य शामिल किए गए जो कि व्यापक थे और जो सामाजिक जनसांख्यिकी दृष्टि से उचित थे। बच्चों, यहाँ पर हम भारत की जनसांख्यिकी संक्रमण की जो स्थिति है उसको भी अब देख लेते हैं कि हमारे देश में अब जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया गया। उसके बाद भी एक जनसांख्यिकी संक्रमण की स्थिति देखने को मिलती है। तो आप यहाँ 1990 की स्थिति को देखेंगे और यहाँ 2011 की। तो 1990 में एक महिला अपने जीवन के दौरान औसतन 3.8 बच्चों को जन्म देती थी। यानी एक महिला के संपूर्ण जीवन में औसतन 3.8 बच्चों का जन्म होता था 1990 के दौरान, जबकि 2011 में यह संख्या 2.7 हो गई। तो 2011 में एक महिला उसके जीवन के दौरान औसतन 2.7 बच्चों को जन्म देती है। यह सत्य है कि 1990 की तुलना जब हम 2011 से करते हैं तो एक स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है, लेकिन आज भी ये जो दर है, ये जो कुल प्रजनन की दर है एक महिला की, वो कुछ कम तो हुई है, लेकिन इससे भी कम यह दर की जानी चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो जन्म दर है उसमें कमी आए या जो कुल जनसंख्या समृद्धि दर है उसमें कमी आए। तो बच्चों, हमारे यहाँ ये जो स्थिति हुई है, परिवर्तित स्थिति, इसके कारण जो तीव्रता से हमारी जनसंख्या की समृद्धि हो रही थी उस पर कुछ तो धीमी गति का असर होगा, लेकिन फिर भी यह उतना धीमा भी नहीं है कि हमारे देश में जो जनसंख्या है वो संसाधनों के मुताबिक हो, यह नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये परिवर्तन आने के बाद भी एक जनसांख्यिकी संक्रमण की स्थिति हमारे देश में बनी हुई है और इसी के कारण आपको याद रखना है कि प्रजनन क्षमता और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है। यह हमने देखा कि इन दोनों में कुछ कमी हुई है, लेकिन भारत की जनसंख्या वृद्धि की जो गति है वो अब भी काफ़ी तीव्र है और इस तीव्र गति के कारण 2050 तक इसके 1.6 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। तो यह माना जा रहा है कि हमारे देश की जो कुल जनसंख्या होगी वो 2050 तक लगभग 1.6 अरब पहुंच जाएगी, जो कि निश्चित ही काफ़ी अधिक है। और हमारे देश में यदि इतनी अधिक जनसंख्या होती है तो चुनौतियों का सामना हमारे देश के लोगों को निश्चित ही करना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में लोगों का स्वयं का जागरूक होना और जो सरकार की नीतियां हैं उनमें
कुछ प्रभावी परिवर्तन होना आवश्यक है। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने यह जाना कि भारत की जो जनसंख्या है उसकी क्या स्थिति बनी हुई है। हमने खासकर यह बात करी कि हमारे देश की जनसंख्या नीति कैसे शुरू हुई और कैसे उसमें आपातकाल के दौरान कुछ दबाव मूलक तरीकों का इस्तेमाल किया गया और कैसे हमारे देश में एक संक्रमणकालीन चरण चल रहा है, जहां यद्यपि प्रजनन दर में कुछ कमी आ रही है, उसके अलावा जनसंख्या समृद्धि दर में भी कुछ कमी आ रही है, लेकिन फिर भी कुल जनसंख्या संसाधनों के मुकाबले काफ़ी अधिक है। तो बच्चों, हमारे इस अध्याय को हम अगले भाग में भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।